हेलो दोस्तों। तो जैसा कि कल हम लोगों ने उत्तर के विशाल मैदान का क्लासिफिकेशन समझ लिया था, अब उसके अंदर एक एक पॉइंट को हमें थोड़ा ब्रीफ में समझना था कि उनका क्या मतलब है, कि भाभर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, खादर क्या है। ऐसे ही पंजाब, राजस्थान, हरियाणा ये कैसे मैदान है, तो इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा समझना है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन का जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। ठीक, तो किस पे बात करना है हमें? जो प्लेन का हम लोगों ने फिजियोग्राफिक किया है। ठीक, फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न है उसके बारे में हमें समझना है। ठीक, तो इस फिजियोग्राफिक डिवीज़न को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने इनको डिवाइड किया था अलग अलग भागों में। अब इनको आप समझते चलेंगे। पहले हमने लोगों ने करा था भाभर, सेकंड हम लोगों ने करा था तराई, थर्ड बांगर, फोर्थ खादर और डेल्टा, है ना। कुछ इतने विभाजन हम लोगों ने करा था। अब इनके बारे में समझते हैं हम लोग अलग अलग करके। तो पहले इसको समझने से अच्छा है कि हम पहले थोड़ा एक रिवर बनाते हैं और उस रिवर के माध्यम से आप इन मैदानों को पहले समझने की कोशिश करें। जैसे कि ओरिजिन हम लोगों ने पढ़ा कि ठीक, ओरिजिन हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये हिमालय के गर्त में यानी कि हिमालयी नदियों से बना हुआ है। तो यहाँ से मानो कि हम लोग एक रिवर निकालते हैं और हमारी रिवर है ये गंगा रिवर। ठीक, बात को ध्यान से समझना आप लोग। ये हमारी गंगा रिवर हो गई, है ना। ये गंगा रिवर बन गई। अब समझें कि यहां से ये नदियां छोटे छोटे रूप में निकलेगी। कैसे? छोटी छोटी धाराएं निकलेंगी, छोटी छोटी ऐसे धाराएं निकलेंगी इसमें, और ये छोटी छोटी धाराएं आके मिलेंगी। लेकिन ये जब छोटी छोटी धाराएं निकल रही हैं तो इनमें बड़े बड़े बोल्डर होंगे। इस क्षेत्र में क्या होंगे? बड़े बड़े पत्थर। तो ये जो पत्थर हैं ये इससे टूटेंगे इस नदी के द्वारा, तो यहाँ बड़े बड़े पत्थर आके जमना चालू होंगे। तो अब आप समझो कि ये मानो कि ये बड़े बड़े पत्थर हम लोग बना रहे हैं। ये क्या है? ये बड़े बड़े पत्थर बन रहे हैं। ठीक, ध्यान से समझते चलना। अब कैसे ये बदलाव होगा, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? अब ये पत्थर छोटे होने लगे। क्या हो रहे हैं? ये पत्थर छोटे हो रहे हैं। अब बड़े से छोटे होने चालू हो रहे। क्यों? क्योंकि नदी जो है, नदी अपने साथ इन बड़े पत्थरों को नहीं बहा पा रही जैसे जैसे ये दूर आती जा रही, क्योंकि इसके वेग में कमी आने लगी है। तो अब ये जो पत्थर लेके आई थी अपने साथ बहा के, एक्चुअल में यही भाभर है। ठीक, यही भाभर मैदान है। अब यहां से ये नदी क्या करती है कि ये इसके डेल्टा, ये जो पत्थर हैं तो ये कुछ छोटे छोटे होने लगे। अब ऐसे ये छोटे छोटे होने लगेंगे। ठीक, अब ये क्या हो रहे हैं? ये पत्थर छोटे छोटे हो रहे हैं। अब समझना आप, ये पत्थर अब छोटे छोटे हो रहे हैं ऐसे करके। ठीक, ये पत्थर क्या हो रहे हैं? ये देखो, ये छोटे छोटे हो गए। ये जो छोटे छोटे कण रूप में बदल गए, इसी को बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं? तराई। ये दो प्लेन आपने समझे कि दो प्रकार के प्लेन बन गए। अब नदी क्या करेगी कि यहां से जब आगे बढ़ रही है ये रिवर अपने साथ, तो यहां से सेडिमेंट ला रही है, तो कुछ सेडिमेंट अपने इन तटबंधों पे भी जमाएगी। ठीक, कुछ यहाँ अपने तटबंध पे जमाएगी और कुछ जो है तो ऐसे दूर भी जमेंगे।
अब बात को समझना आप, ये तटबंध से ये दूर मृदाएं जम रही हैं, ये क्या हो रही हैं, दूर दूर जम रहे हैं। ठीक, बड़े ध्यान से समझना है आपको, तभी इस चीज को पूरी तरह से आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या माजरा है इन रिवर के साथ, कि कैसे क्या चीजें बन रही हैं। एक बार अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो आपको बार बार इसे समझने की दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक, बस एक बार में ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोग बनाते चलेंगे, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आपको बनाना है। ये सॉइल ही हम बना रहे हैं, अब ये इसे आप कुछ और नहीं समझना आप, ये सब सॉइल ही बन रही है। ठीक, ये सब सॉइल ही बन रही हैं, ऐसे करके बना लिए। अब देखो इनको अलग अलग हम लोग डिकोड कर लेते हैं। कैसे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। अब समझना है आप कि ये जो रिवर है, ये रिवर अपने साथ यहां से पानी लेके आ रही है। ये पानी है, पानी के साथ सेडिमेंट है। तो साल में जब वर्षा होगी तो इस रिवर में बाढ़ आएगी। क्या आएगी, बाढ़। बाढ़ के साथ इधर जो ये अपने साथ जमा के लाई और ये मृदा रख दी ये मृदा, तो इसे बोलते हैं बांगर। मतलब कि ये तुरंत नई मृदा नहीं ला पा रही है, क्योंकि हर बार इतनी तगड़ी बाढ़ तो आएगी नहीं। तो ये मृदाएं हो गई बांगर। ये क्या है, ये बांगर मृदाएं हैं। लेकिन वहीं आप इनको और समझें कि ये जो मृदाएं हैं जो प्रत्येक साल न्यू हो रही हैं, यही मृदाएं हैं खादर। तो ये कैसी मृदा हैं, ये दोनों खादर मृदाएं हैं। तो अब आपको समझ आया कि खादर क्या है, न्यू जलोढ़, न्यू एलुवियल। और ये कैसी हैं, ओल्ड एलुवियल। हालांकि इतनी बातें आपको समझ आई। और यहाँ ये डेल्टा में क्या होगा कि यहाँ मृदा के साथ ये सेडिमेंट ऐसे ऐसे चारों तरफ ये जम जाएगा। ये पूरा सेडिमेंट जम गया और नदियाँ ये अलग अलग शाखा में बट गईं। ये नदियाँ क्या हो रही, ये अलग अलग शाखाओं में बट गईं और इस तरह ये सेडिमेंट जम गया। इतनी बात आपको समझ आई। अब चलिए अब समझते हैं हम लोग एक एक बात करके। तो अब खादर जब हमने बांगर को समझा तो एक तो यहाँ क्या है भाई, बड़े बड़े बोल्डर है। और पहली बात कि यह शिवालिक जो है, शिवालिक के गिरिपद में है। कैसा है, सबसे पहले शिवालिक के अगर नजदीक कोई सॉइल या कोई मैदान है तो उस मैदान को बोलते हैं भाभर। तो अगर प्रश्न आता है कि शिवालिक के गिरिपद पर स्थित मैदान को कहते हैं तो वो भाभर मैदान है। सेकंड बात आपको यह याद रखना हमेशा कि जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की तरफ चलोगे तो ये पतले होते जाएंगे, समतल रूप में होते जाएंगे। अब एक बात यहाँ, ये पूरी तरह से ये कहाँ तक जा रहे हैं, तीस्ता नदी तक आपको देखने को मिलेगा। खैर, नेक्स्ट बात आपको ये याद रखना है कि यहाँ बड़े बड़े बोल्डर हैं, तो जो नदियाँ हैं, नदियाँ विलुप्त हो जाएंगी। तो नदियाँ कैसी होंगी, विलुप्त, विलुप्तावस्था में, विलुप्तावस्था में नदियों का होना। ठीक, कृषि योग्य मृदा का अभाव, मृदा का अभाव आपको मिलेगा यहाँ। ठीक, इन बातों को याद रखना है, ये बहुत उपयोगी बातें। और इसका एरिया जो मेन लिखा जाता है कि कितने क्षेत्र पर यह माना जाता है, तो इस क्षेत्र को मानते हैं कि ये लगभग 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई पर फैला होता है। तो ये ज़्यादा पूछा जाता है कि 8 से 15 किलोमीटर चौड़ाई। ठीक, ये पूछा जाता है ज़्यादा।
अब इन बातों को आपको याद रखना है। कंकड़ पत्थर जैसी मृदाएं हैं, अनुपज मृदा है, कृषि योग्य मृदा का अभाव है, एग्रीकल्चर यहाँ नहीं हो पा रहा है। इस तरह की आपको समस्याएं इस क्षेत्र पर देखने को मिलेंगी। इसी को हम भाभर बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात करें कि तराई क्या है। फिर तो तराई को आपने देखा कि कैसे मृदाएं हल्की हो गई हैं। अब जब मृदाएं हल्की हुई हैं तो नदियां ऊपर आ जाएंगी। तो पहली बात, इसके क्षेत्र को मानते हैं कि 15 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला, पहली बात। दूसरा, यहाँ जो है तो नदियां अब क्या होंगी, ऊपर आ रही, ठीक। हालांकि शिवालिक से ये भी लगा हुआ क्षेत्र ही है, तो क्या है, ये भी शिवालिक से लगा हुआ क्षेत्र है ना। तो इसे भी आप लिखेंगे शिवालिक से लगा क्षेत्र। लेकिन एक बात याद रखना दोनों को, कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यही है कि ये मैदान जो है आपने देखा यहाँ कि ये मैदान शिवालिक वाले क्षेत्र में ही है, यहाँ क्षेत्र में ही है। लेकिन यहाँ से ये धीरे धीरे छोटा होने लगा। ये जैसे ये हमने छोटे छोटे ये कण बनाए थे, ये छोटे छोटे कण, तो ये प्लेन जो है इस के बाद यहाँ जो माउंटेन है, तो ये पूरा माउंटेन का क्षेत्र है। ये माउंटेन के अंदर भी है, लेकिन ये बाहर जैसे ही माउंटेन का क्षेत्र आया ये, तो यहाँ क्या हो रहा, यहाँ सॉइल अब धीरे धीरे पतली होने लगी है। इसलिए ये शिवालिक के क्षेत्र में भी माना जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना। अब ये याद कर देना कि आप ये पर्वत से दूर है, कहीं दूर, ऐसा नहीं, ठीक। तो इनको इमेज के माध्यम से थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे, एक बात। दूसरा कि यहाँ जो है तो मृदा अच्छी होगी, तो कैसी है, नदियाँ भी यहाँ फैल जाएंगी। अभी वहाँ नदियाँ पतली पतली हैं, लेकिन यहाँ नदियाँ अब क्या हो रही हैं, यहाँ नदियाँ आप देखिए, यहाँ नदियाँ बढ़ गई हैं। ये नदी का जो है तो मोटापन यहाँ आपको देखने को मिलता है, ऐसे मोटापन होने लगती हैं यहाँ से नदियाँ, ये और ये सिंगल सिंगल पतली पतली नदियाँ आ रही हैं। तो यहाँ जब नदियाँ चौड़ी हो रही हैं तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र की जो भूमि होगी दलदली होगी, दलदली भूमि होगी। अब किताबों में पढ़ेंगे तराई, तराई का मतलब तर, तर का मतलब दलदल। इतना जो है तो अब आपको जो है तो बच्चों की तरह नहीं समझना कि तर होना, दलदली क्या है, तर का मतलब क्या है ना। ये तो दलदली भूमि होगी और नदियां क्या है, बाहर निकल आएंगी। तो इस क्षेत्र में जो भाभर में नदियां नहीं दिख रही थी, वे नदियां इस क्षेत्र में दिखाई देने लगती हैं। दूसरी बात आप उसे नोट करेंगे। तीसरी बात कि इस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि मिलेगी, कृषि योग्य भूमि। अब जब कृषि योग्य भूमि मिलेगी और मृदा जो है तो दलदली है, तो यहाँ एक विशेष क्षेत्र में यहाँ वनस्पतियां भी अच्छी होंगी, क्योंकि कृषि योग्य भूमि है तो वनस्पति अच्छी होगी, वनस्पति संपन्न रहेगा ये। तो जब वनस्पति संपन्न है तो इसके साथ क्या होंगे, इसके फॉसिल्स बनेंगे, पत्ते गिरेंगे, फल होंगे, ये सब गिरेंगे तो ये सड़ेंगे, गलेंगे। मृदा में नमी है तो यहाँ मच्छर की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ क्या सबसे बड़े समस्या है, मच्छरों का प्रकोप। तो ये पूछ सकते हैं कि मच्छरों का प्रकोप कहाँ है, तो मच्छरों का आपको यहाँ प्रकोप मिलेगा। प्रकोप का मतलब मच्छर भारी अवस्था में होंगी, बड़े बड़े मक्खी की तरह काट देंगे इंसान को, बीमारियां होंगी यहाँ। तो यानी कि बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं मच्छरों से, तो इस तरह की समस्या आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको तराई में देखने को मिलेगा, तराई के मैदान में। अब जो है तो और डेप्थ से जाएं तो फिर इसके तराई के क्षेत्र में अब खतरे मंडरा रहे हैं, वनस्पतियां कट रही हैं, ऐसे करके तो काफ़ी लंबी क्लासेस हो जाएंगी। हमें जो है तो एग्जाम के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट जो है तो बांगर। अब बांगर को हमने आपको बताया कि ये जो बांगर क्षेत्र है यह मृदा तो है, लेकिन थोड़े इस तराई से छोटे और खादर से बड़े मृदा होंगे। तो लिख लें आप कि इसमें जो मृदा होगी तो थोड़े बड़े मृदा होंगे। तो इस क्षेत्र में चूना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बार बार नई मृदा नहीं आ रही। तो मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं यहाँ। तो मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक। एक बात ये याद रखना। दूसरी, यह पुरानी जलोढ़ है,
पुरानी जलोढ़ है, ये याद रखना है, बार बार इसमें नई जलोढ़ नहीं आ रही। और यहाँ भी एग्रीकल्चर अच्छी होगी। कैसा होगा? एग्रीकल्चर अच्छी होगी, एग्रीकल्चर संपन्न मृदा है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये जो मृदा है, इस मृदा को स्थानीय भाषा में कंकड़ भी बोलते हैं। तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में? स्थानीय भाषा में कंकड़ बोलते हैं, कंकड़। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इस मृदा के बारे में। खादर क्या है? खादर वही नवीन जलोढ़ है। ये क्या है? एक तो नवीन जलोढ़ है, नवीन जलोढ़ है। जब ये नवीन जलोढ़ है तो ये इससे ज़्यादा उत्पादन में अच्छी होगी। कृषि यहाँ भी हो रही, कृषि आप लिख लेंगे, यहाँ भी कृषि यहाँ भी होगी। और यहाँ अच्छी कृषि होगी तो इस क्षेत्र में और ज़्यादा गहरी होगी, तो इसे बोलते हैं यहाँ गहन कृषि होती है। गहन कृषि, इंटेंसिव कृषि इस क्षेत्र में होगी, क्योंकि नवीन मृदा आ रही है बार बार, तो यह इस मृदा की उत्पादन क्षमता ज़्यादा मजबूत होती है। तो यहाँ इंटेंसिव कृषि कर ली जाती है, गहन, 3-3 फसलें, 4-4 फसलें निकाल ली जाती हैं। तो इस तरह करके, तो ये खादर है। ठीक है, तो आपने समझा इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्या है कि ये डेल्टाई क्षेत्र। ये जो डेल्टाई क्षेत्र है, तो यह मृदा का मुहानिया क्षेत्र। तो यह कहाँ बनेगा? नदी के मुहाना क्षेत्र में, मुहाना में ये मृदा आपको मिलेगी। इस मृदा में आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हो, पहली बात। क्यों? क्योंकि यह जो मृदा बनेगी, यह यहाँ से अब समुद्र आ जाएगा। भाई यहाँ से यहाँ, अब यहाँ समुद्र है, ठीक, अब समुद्र है तो यहाँ कैसे खेती करोगे? तो यह भी एक प्रकार से दलदली ही मृदा है, तराई। लेकिन दलदली तो है, पर तराई से कहीं ज़्यादा ये मृदा छोटे कणों की होती है, कांप मृदा होती है। जब हम मृदा पढ़ाएंगे तो आपको टाइप बताएंगे कि मृदा बनते समय कैसे बनती, कौन सी जो है तो सैंडी मृदा है, कौन सी क्ले मृदा है ना, कौन सी आपको पंक मृदा मिलेगी, कौन सी चीका मृदा मिलेगी। तो इस तरह करके अलग अलग हम उसको बताएंगे कि कैसे मृदा के कण होते हैं। तो वहाँ हम लोग पढ़ते हैं मृदा में कि मृदा का स्ट्रक्चर और मृदा का टेक्सचर, तो उनके बारे में हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी मृदा कैसी होगी, कि उसमें टेक्सचर कैसा होता है। तो उसके आधार पर, तो तराई का और डेल्टाई के टेक्सचर में बड़ा अंतर होता है। तो आपको ये समझ में आया कि ऐसा हुआ, एक बात नदी के मुहाना में। दूसरा हमने कहा कि इसमें कृषि कार्य आप नहीं कर सकते हो, तो कृषि कार्य इसमें संभव नहीं, कृषि कार्य संभव नहीं, ठीक, कृषि कार्य आपको इस क्षेत्र में संभव नहीं होगा। दो बात। तीसरी आप इसमें याद रखें कि यह जो है तो समुद्रीय क्षेत्र है, और समुद्रीय क्षेत्र होने के साथ अब यहाँ से जब मृदाएं निकल रही, ये ऐसे चल रहा है, तो कुछ जो दलदलीय क्षेत्र में दबे हुए हैं और कुछ उठे हुए हैं। तो ये जो उठे हुए क्षेत्र हैं और जो दबे हुए क्षेत्र हैं, इनका कभी कभी नाम पूछ लेता है। तो इसको याद रखना कि जो दलदली क्षेत्र होगा, दली भूमि, इसे बोलेंगे बेल्स। क्या बोलेंगे? बेल्स। लिखें आप, इसे बोलेंगे बेल्स, ठीक, बेल्स। और जो उच्च क्षेत्र होगा इसका, कौन सा? उच्च क्षेत्र। इस उच्च क्षेत्र को बोलते हैं चार्स। क्या बोलते हैं? चार्स। इस उच्च क्षेत्र को चार्स बोलते हैं, ठीक। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो ये फिजियो डिवीज़न है मृदा का, और ये बातें आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम इन्हीं के इर्द गिर्द रहता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास पे फिर मिलते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, तथा यह ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें, कोई क्वेश्चन हो वो लिखें, उसका समाधान किया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर। जय हिंद।